Hello students, today we are going to cover CA Foundation Business Law का टॉपिक क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें कंपनी को कितने तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, आज हम वो कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सबसे पहला क्लासिफिकेशन है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स होती है वो लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम, यानी जितना भी अमाउंट अनपेड है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था और उसके ऊपर 2 रुपए एप्लीकेशन मनी के ऑलरेडी मेंबर ने दे रखे हैं, तो उसका अनपेड अमाउंट कितना हो गया, 8 रुपए हो गया। तो कंपनी यहाँ पे मेंबर से मैक्सिमम 8 रुपए उनके शेयर से हेल्ड किए हुए उन तक ही मंगा सकती है। 8 रुपए से ज्यादा किसी भी सिचुएशन में कंपनी अपने मेंबर से पैसा नहीं मंगा सकती है, यानी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इतनी होती है मेंबर की लायबिलिटी। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में सेम यहाँ पे जितना भी अमाउंट सब्सक्राइब करना चाहता है टू दी, जितना भी अब देना चाहता है रिस्पेक्ट टू अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, यानी फॉर एग्जांपल ए नाम का मेंबर है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है कंपनी के लिए 20,000 तक, तो वो एमओए में इसकी लिमिट लिखी हुई होती है, जितना भी वो एमओए में अपने लिमिट बताता है कितना वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उससे ज्यादा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अपने मेंबर से नहीं मंगा सकती है। लेकिन ये जो एमओए में लिखा हुआ है 20,000, वो भी कंपनी केवल इन द केस ऑफ इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगा सकती है। तो ये कीवर्ड है, ये आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ध्यान रखना है, यानी वो जितना भी अमाउंट एमओए में लिखा हुआ है मेंबर उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। पहली चीज तो ये, फॉर एग्जांपल ए नाम के मेंबर ने 20,000 तक कंट्रीब्यूशन के लिए लिखा रखा है एमओए में, तो केवल 20,000 ही कंपनी उसे मंगा सकती है, दैट टू इन द इवेंट ऑफ ओनली वाइंडिंग अप, यानी कंपनी जब नॉर्मली गोइंग कंसर्न में काम कर रही है तब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अपने मेंबर से पैसा नहीं मंगा सकती है। वो केवल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ही अपने मेंबर से पैसा मंगा सकती है, वो भी केवल उतना जितना उसने एमओए में कंट्रीब्यूशन के लिए लिख रखा है। तो सेकंड पॉइंट यही है, मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड स्टिपुलेटेड सम। अब नेक्स्ट देखिए, अनलिमिटेड कंपनी, तो नाम से ही है कि उसकी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और दूसरा कि लायबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी मेंबर, यानी उस मेंबर की लायबिलिटी तभी खत्म हो जाती है जब वो मेंबर नहीं रहता, यानी कि अपने शेयर्स ट्रांसफर कर देता है या सेल ऑफ कर देता है। अब इसमें अनलिमिटेड कंपनी में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब तक कोई कंपनी गोइंग कंसर्न में प्रॉपरली काम कर रही है तब तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जैसे ही कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तब केवल मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ये आपको एक इसमें की लाइन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी एज स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी का क्लासिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। तो स्मॉल कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन में आपको साथ में देखनी है, जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं हो और उसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एंड की कंडीशन है, यानी बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़ हो और टर्नओवर नॉट मोर देन 40 करोड़ हो, तब जाके वो स्मॉल कंपनी की तरह क्लासीफाई हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन किस किस कंपनी को यहाँ पे सेक्शन ये स्मॉल कंपनी का नहीं दिया जा सकता क्लासिफिकेशन, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, या फिर वो कंपनी है और बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि गवर्न हो रही है किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू, तो वो भी स्मॉल कंपनी में क्लासीफाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट निधि कंपनी, तो निधि कंपनी को म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी की तरह बोला जा सकता है। तो इसमें की लाइन ध्यान रखनी है कि कोई भी कंपनी निधि कंपनी की तरह केवल तभी क्लासीफाई होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अपनी ऑफिशियल गजेट में डिक्लेयर करती है टू बी अ निधि कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, जैसा भी केस हो तभी जाके वो निधि कंपनी की तरह क्लासिफिकेशन होगा उस कंपनी का। अब नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट कंपनी की तरह क्लासिफिकेशन कब होगी, जिस भी कंपनी में एटलीस्ट 51%, यानी जिस भी कंपनी का कम से कम 51% की बात हो रही है, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय किस, कौन होल्ड कर रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्टली दोनों मिलके, या सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वन या मोर स्टेट गवर्नमेंट, तो ये मिलके या तो इंडिविजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिविजुअली स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों आपस में मिलके किसी भी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की तरह क्लासिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी एज द एसोसिएट कंपनी। तो इन रिलेशन टू अदर कंपनी, एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर। आप इसको एग्जांपल से समझिए, ए नाम की कंपनी है जो बी नाम की कंपनी में यहाँ पे 20% से ज्यादा 21% तक का यहाँ पे अपना रख लिया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, है ना, या फिर वो कंट्रोल करती है ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एग्रीमेंट। यहाँ पे ए नाम की कंपनी जो है बी नाम की कंपनी में 21% ऑफ द वोटिंग पावर यानी वही इक्विटी होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे ये इसकी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी।
अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सब्सिडरी यहाँ पे कवर नहीं होगी, यानी एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में सब्सिडरी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन जॉइंट वेंचर को जरूर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे 20% ऑफ दी, दो क्राइटेरिया देखने हैं, 20% ऑफ दी वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ दी पार्टिसिपेशन इन दी बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, तो वो यहाँ पे एसोसिएट कंपनी की तरह क्लासिफिकेशन उसका होगा। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी की तरह क्लासिफिकेशन कब होगा कंपनी का, जब कोई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर या आउटसाइड इंडिया हुई है, रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। अब ये प्लेस ऑफ बिजनेस यानी किस तरीके से भी काम कर सकती है, चाहे वो खुद यहाँ पे काम करे, कंपनी अपने एजेंट के थ्रू काम करे, फिजिकल फॉर्म में काम करे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करे, एंड इसके साथ एग्जिस्टेंस के साथ साथ कंडक्ट होना चाहिए उसका बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, तो फॉरेन कंपनी की तरह क्लासीफाई हो जाएगी। होल्डिंग कंपनी का मतलब वो ऐसी कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो। तो सब्सिडरी कंपनी क्या होता है कि इट मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स, यानी जैसे हमने ए और बी का एग्जांपल लिया, यहाँ पे अगर ए कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी ए के पास पावर है कि बी के कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, रिमूव करने का, उसकी कंपोजिशन को चेंज करने का अगर पावर है, तो वो उसकी बी ए की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। और दूसरा, यहाँ पर दूसरा इसका हो सकता है क्राइटेरिया, एक्सरसाइज या कंट्रोल मोर देन वन हाफ, यानी ए अगर बी के मोर देन वन हाफ है ना ऑफ द वोटिंग पावर, मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, अगर इधर एट्स ओन या टुगेदर वन ऑफ द मोर ऑफ द सब्सिडरी, यानी ए के पास अगर होल्ड करती है मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ बी कंपनी, तो यहाँ पे ए यहाँ पे होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और बी यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशंस देखनी है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन हाफ, मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर अगर ए कंपनी के पास आ जाता है, तो ए होल्डिंग कंपनी है और बी सब्सिडरी कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, इसको सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं कि ये सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म की जाती है फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, और ये अपना इसलिए जो सारा प्रॉफिट है वो भी आगे इन ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ही लगा देती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी से लिंक कीजिए, क्योंकि वो सारा प्रॉफिट ही आगे इस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए लगा देती हैं, तो वो आगे अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। ये ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक अंडर स्पेशल लाइसेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको मिलता है, उससे उसके अंडर लाइसेंस के अंडर काम करती हैं। इनको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये कुछ प्रिविलेजेस, कुछ उनको ऑब्लिगेशंस एंड लिमिटेड कंपनी की तरह मिली होती हैं, और लाइसेंस रिवोक होता है, जैसे उनको डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए मना किया गया है, तो अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करते हैं के अलावा तो उसका लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है। अब यहाँ पे दो इसको रिलैक्सेशन दी हुई है सेक्शन 8 कंपनीज को। पहला तो जैसे जनरल मीटिंग से पहले कम से कम 21 दिन का नोटिस देना होता है अदर कंपनीज को, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी 14 दिन का क्लियर नोटिस देके भी जनरल मीटिंग यहाँ पे रख सकती है। और वो जो भी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट अदर कंपनीज को होती है, वो सेक्शन 8 कंपनी को रिलैक्सेशन है इस केस में। दूसरा है पब्लिक कंपनी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले वो तो। और दूसरा, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होना जरूरी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए इसमें सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, यानी ए अगर कोई पब्लिक कंपनी है और बी यहाँ पे इसकी सब्सिडरी कंपनी है, और इन केस बी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन क्योंकि वो सब्सिडरी है ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे बी को भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी डीम्ड किया जाएगा। ये डीमिंग प्रोविजन के हिसाब से बी भी यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह ट्रीट की जाएगी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आरटीपीवी में भी क्वेश्चन आया, डोरमेंट कंपनी। तो देखिए डोरमेंट कंपनी क्या होती है, जैसे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई लेकिन जो उसका मेजर ट्रांजेक्शन होंगे वो कुछ सालों के बाद होंगे, तो वो क्या करती है ताकि आरओसी उसका नाम, क्योंकि कुछ सालों के लिए वो एक्टिवली बिजनेस नहीं कर पाएगी, तो आरओसी उसका नाम अपने रजिस्टर ऑफ द कंपनी से नहीं हटा दे, उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं कर दे, तो इसलिए ऐसी कंपनीज आगे आरओसी को एप्लीकेशन देती है कि वो उनको डोरमेंट का क्लासिफिकेशन देती है, डोरमेंट कंपनी का, और क्योंकि वो आगे अपने फ्यूचर में अपना बिजनेस रन करने वाले हैं। तो अब देखिए पढ़िए इसको, वेयर द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, या फिर किसी असेट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए जो कि आगे फ्यूचर में काम आएगा, और ऐसी कंपनीज का कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अब ये क्या होता है, अब देखिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये 3 कंडीशन अगर कोई भी कंपनी फुलफिल करती है तो आरओसी उसको डोरमेंट कंपनी का ना स्टेटस दे देता है। अब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, अब देखिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, यानी सारी ट्रांजेक्शन, लेकिन ये 4 जो ट्रांजेक्शन है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आएंगे। पहला तो पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी, यानी आरओसी को फीस दे रही है तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा। पेमेंट मेड बाय टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, यानी किसी भी एक्ट में, इन कंपनीज एक्ट में या किसी दूसरे एक्ट की लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पेमेंट होता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट,
पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स, क्योंकि आगे फ्यूचर में काम करेगी तो कुछ तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही होंगे। तो ये 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगी, लेकिन इन 4 के अलावा जो भी हुआ वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 3 यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इनएक्टिव कंपनी का इसका मतलब क्या होता है, यानी कोई इनएक्टिव कंपनी भी आगे डोरमेंट कंपनी की क्लासिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब ये होता है विच कंपनी हैज नॉट बीन कैरिंग एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है, ऑपरेशन नहीं कर रही है, हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कब, ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, लेकिन वो कब नहीं कर रही है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से अगर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है तो इनएक्टिव कंपनी होगी। और दूसरा, या फिर जिस कंपनी ने फाइल ही नहीं किए हैं, नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, तो वो भी इनएक्टिव कंपनी की तरह क्लासिफिकेशन हो गई। तो इनएक्टिव कंपनी या फिर कोई न्यू कंपनी जो कि आगे कुछ टाइम के लिए काम नहीं करने वाली है, कौन कौन सा और वो आगे फ्यूचर में काम करेगी, तो वो आरओसी से एप्लीकेशन लगा के डोरमेंट कंपनी की तरह क्लासिफाई हो सकती है। अब नेक्स्ट देखिए, प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होते हैं। अब देखिए 200 वाले में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा क्या, यानी जो करंट एम्प्लॉयज हैं और मेंबर्स भी हैं, यानी जो अभी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं और उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स भी ले रखे हैं, तो वो इस 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं होंगे। और दूसरा क्या नहीं इंक्लूड होगा, अर्स्ट वाइल एम्प्लॉयज कम मेंबर्स, यानी जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज थे और उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे इस कंपनी के शेयर्स ले रखे थे, तो वो भी यहाँ पे 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं होंगे, यानी एक्सक्लूड होंगे। तो ये आप 200 की लिमिट कैलकुलेट करने टाइम ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, राइट टू ट्रांसफर शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी राइट टू ट्रांसफर इस शेयर अलाउड तो है लेकिन कुछ कंडीशन के साथ अलाउड है, तो वो होता है रिस्ट्रिक्शन, यानी अलाउड है विद सम कंडीशन। तो राइट टू ट्रांसफर शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द प्राइवेट कंपनी। अब नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का मतलब होता है अलाउड ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या नहीं हो सकता, प्रोहिबिशन ऑन द इन्विटेशन, यानी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट नहीं कर सकती। प्रोहिबिशन है, किसी भी हालत में नहीं वो इन्वाइट कर सकती पब्लिक को। अब नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी, जो हमने पढ़ी रखा है। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज प्राइवेट कंपनी। तो ओपीसी, अब देखिए हम नेक्स्ट ओपीसी कवर करने वाले हैं। तो ये जो 1% कंपनी ओपीसी का कंसेप्ट आया था, ये आया ही द कंपनीज एक्ट 2013 में था, उसके पहले ये नहीं था। अब देखिए ओपीसी के जैसे नाम से ही क्लियर है कि 1%, केवल एक ही पर्सन इसमें मेंबर होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इस ओपीसी के एमओए में इंडिकेट किया होता है कि एक नाम किसी अदर पर्सन का, यानी इस मेंबर के अलावा एक और पर्सन का नाम दिया हुआ होता है जो कि नॉमिनी की तरह काम करता है इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर, यानी जो एक मेंबर है इस ओपीसी का, उसकी डेथ के बाद, उसकी इनकैपेसिटी के बाद, इनकेपेबिलिटी के बाद वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, वो मेंबर बन जाएगा, तो उसका नाम इस ओपीसी के एमओए में दिया हुआ होगा। अब वो जो मेंबर जिसका नाम दिया हुआ है, जो वो नॉमिनी है, वो नॉमिनी आगे अपना बिना प्रायर रिटन कंसेंट देगा, रिटन में और प्रिस्क्राइब फॉर्म में, आरओसी को भी देगा, कंपनी को भी देगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वो आगे विड्रॉ भी कर सकता है। ये भी ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सच अदर पर्सन, यानी नॉमिनी की बात हो रही है, सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, वो अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है बाद में, और वो मेंबर वो विड्रॉ भी कर सकता है। और ये मेंबर ऑफ द ओपीसी एट द टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, जिस मेंबर ने उसको नॉमिनी की तरह अपॉइंट किया था वो उसको हटा भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड कंपनी शैल इंटीमेट टू द आरओसी। आरओसी के पास इंटीमेशन तो जाता ही है कंपनी के केस में। तो यानी वो पर्सन खुद भी यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है अपनी कंसेंट, और दूसरा जो मेंबर है ओपीसी का, वो इस नॉमिनी को चेंज भी कर सकता है आप प्रॉपर नोटिस देने के बाद। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट, यानी एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। अब लॉजिकल बात है, क्योंकि एक ही बंदा अगर कंपनी संभाल रहा है या फिर नॉमिनी है, क्योंकि नॉमिनी अगर एक ही नॉमिनी होगा और वो एक से ज्यादा किसी कंपनी में नॉमिनी हो भी नहीं सकता, ना ही मेंबर हो सकता है, क्योंकि एक का अगर इनकेपेबिलिटी हो जाता है, इनकेपेबल हो जाता है, तो बाद में वही मेंबर बन जाता है। तो एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर भी नहीं बन सकता, इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर सकता, ना ही नॉमिनी बन सकता है, क्योंकि है ही 1% कंपनी, तो एट अ टाइम वो एक ही संभालेगा, एक ही कंपनी में नॉमिनी होगा। नो माइनर शेल बिकम मेंबर, यानी एक माइनर मेंबर भी नहीं हो सकता और नॉमिनी भी नहीं हो सकता ओपीसी में। नेक्स्ट है, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी, हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो इसलिए ओपीसी कभी भी ना इनकॉर्पोरेट हो सकती है, ध्यान से पढ़िएगा, ना इनकॉर्पोरेट हो सकती है, ना ही कन्वर्ट हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर।
दो इट कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कोई भी ओपीसी इनकॉर्पोरेट तो नहीं हो सकती, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट तो नहीं हो सकती पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की तरह, लेकिन वो कन्वर्ट जरूर हो सकती है पब्लिक का और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में बाद में। इनकॉर्पोरेशन तो एज ओपीसी ही होगा। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी, क्योंकि अदर एक्टिविटीज वो नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इन सब में वो आगे इंडल्ज नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ओपीसी, ओनली नेचुरल पर्सन। अभी हमने पढ़ा कि एक ही पर्सन जो होगा वो इनकॉर्पोरेट करेगा। अब वो पर्सन की यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट वो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगी। तो ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए केवल नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए। हु इज दो है, दो कंडीशन हो गई, एक तो नेचुरल पर्सन होना जरूरी है उसका, और दूसरा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब रेजिडेंट हो या नहीं हो, अब ये ऐसा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दो क्राइटेरिया आपको देखने हैं, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और रेजिडेंशियल स्टेटस अगर देखना है तो आपको लास्ट 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर वो था कि नहीं था, तो ये 120 डेज वाला क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ पे इस वाले क्राइटेरिया के ऊपर यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। एलिजिबिलिटी के लिए नेचुरल पर्सन देखना है और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए भी यही आपको देखना है मेंबर के लिए, और नॉमिनी बनने के लिए भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। आई होप आपको समझ में आया हो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।